रघुजी भोसले, नागपुर के भोसले शासक साइड ने कई बार बंगाल की ओर अभियान चलाए। ये अभियान मुख्यतः बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां के विरुद्ध हुए। इनकी मांगे चरावा चौथ, राजनीतिक दबदबा और व्यापारिक लाभ थीं। नीचे क्रमशः युद्ध और समझौतों की सूची दी है। रघुजी भोसले के बंगाल अभियान। पहला अभियान नी पृष्ठभूमि नागपुर के भोसले मराठा संघ के प्रभाव को बंगाल, उड़ीसा और बिहार तक फैलाना चाहते थे। घटना, रघुजी भोसले ने कुसोचद में उड़ीसा पर आक्रमण किया। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को उससे बड़ी चुनौती मिली। परिणाम, उड़ीसा का एक बड़ा भाग मराठों के अधीन आया। दूसरा अभियान, दूसरा रीठ बर्जी हमला। घटना, इस में मराठों ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल पर भारी हमला किया। इसे बर्जी हमला कहा जाता है। युद्ध, अलीवर्दी खान ने कठोर प्रतिकार किया, लेकिन मराठों ने ग्रामीण इलाकों में लूटमार की। परिणाम, कोई स्थायी विजय नहीं, लेकिन बंगाल को आर्थिक रूप से हिलाकर रख दिया। तीसरा अभियान तुजिया। घटना, रघुजी भोसले ने पुनः उड़ीसा और गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में प्रवेश किया। युद्ध, मराठों और अलीवर्दी खां की कई झड़पें हुई। बंगाल के नवाब को मजबूर होकर मराठों को भारी मुआवजा देना पड़ा। चौथा अभियान, युद्ध, रघुजी भोसले की सेना ने अलीवर्दी खां को कठोर चुनौती दी। कई प्रमुख लड़ाइयां हुई। मराठों ने फिर से लूटमार और चरावा वसूला। नायक। घटना, बार बार हमलों से थककर अलीवर्दी खान ने बातचीत का रास्ता चुना। समझौता, में मराठों और अलीवर्दी खान के बीच संधि हुई। रघुजी भोसले को उड़ीसा प्रांत का वैध अधिकार मिला। नवाब ने सालाना 12 लाख रुपए चौथ मराठों को देने की शर्त मानी। अंतिम स्थिति के बाद रघुजी भोसले का बंगाल पर स्थायी शासन नहीं रहा, लेकिन उड़ीसा स्थायी रूप से भोसले राज्य नागपुर में शामिल हुआ। बंगाल और बिहार में मराठों का दबाव जारी रहा, लेकिन संधि के बाद बड़े युद्ध कम हुए। निष्कर्ष, रघुजी भोसले के बंगाल अभियानों में लगातार युद्ध, छापामार हमले और अनसमझौते की श्रृंखला रही। छत्रपति शिवाजी महाराज की वंश परंपरा से सीधे नहीं, लेकिन भोसले घराने से नागपुर गादी के शासक बने। उन्होंने पूर्व भारत, बंगाल, बिहार पर मराठों का प्रभाव बढ़ाने का बीड़ा उठाया। उस समय बंगाल का नवाब अलीवर्दी खान बहुत शक्तिशाली माना जाता था, मगर लगातार मराठों के आक्रमणों से कमजोर होने लगा। बंगाल पर मराठा आक्रमण। रघुजी भोसले ने कई बार बड़ी सेनाओं के साथ बंगाल में प्रवेश किया। मराठों की घोड़दौड़ और गनिमी कावा गुरतेली ने नवाब की भारी सेना को बार बार हरा दिया। मराठे राजस्व का चौथ वसूल करने लगे। नवाब अलीवर्दी खान को हर बार समझौता करना पड़ा, मगर मराठों की दबाव नीति के कारण वो खन चुक गया। नवाब को घुटनों पर लाना, निरंतर आक्रमणों और राजस्व हरण से नवाब की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। किसानों और व्यापारियों पर मराठों का बड़ा दबदबा हो गया। आखिरकार में अलीवर्दी खान को संधि करनी पड़ी, जिसे इतिहास में मराठा बंगाल संधि कहा जाता है। इस संधि के अनुसार नवाब ने रघुजी भोसले को उड़ीसा, कटक सहित पर मराठों का अधिकार मान लिया। हर साल बड़ी रकम बतौर चौथ नागपुर को देने का वादा किया। इस तरह नवाब को रघुजी के सामने झुकना पड़ा। उड़ीसा के मंदिरों की मुक्ति। उस समय उड़ीसा के प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी मंदिर और अन्य देवस्थान मुस्लिम सूबेदारों और नवाबों के अधीन थे। मंदिरों से कर वसूला जाता था और धार्मिक स्वतंत्रता बाधित थी। रघुजी भोसले ने जब उड़ीसा पर अधिकार किया, तब उन्होंने मंदिरों को इस्लामी कर और सैनिक नियंत्रण से मुक्त किया। जगन्नाथपुरी के पंडे और भक्तों को स्वतंत्र पूजा का अधिकार वापस मिला। मंदिर की आय और जमीनें फिर से धार्मिक कामों के लिए सुरक्षित कर दी गई। परिणाम, रघुजी भोसले के विजय अभियान से मराठों का प्रभाव पूर्व भारत तक फैल गया। बंगाल और उड़ीसा में मराठों की चौथ और कर वसूली लंबे समय तक चली। जगन्नाथपुरी जैसे बड़े तीर्थ स्थलों को नई जान मिली। बंगाल का नवाब मराठों का अधीनस्थ जैसा हो गया और उसकी शक्ति काफी घट गई। संक्षेप में, रघुजी भोसले ने अपनी लगातार सैन्य दबाव नीति से बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान को संधि करने पर मजबूर किया
और उड़ीसा पर अधिकार कर मंदिरों को इस्लामी करबंधन से मुक्त कराया। रघुजी भोसले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। रघुजी भोसले नागपुर के भोसले घराने से थे। 18वीं सदी में उन्होंने बंगाल, उड़ीसा और बिहार पर कई आक्रमण किए थे। उनका मकसद राजस्व वसूलना, लूट करना और मराठा प्रभाव फैलाना था। कई बार उन्होंने नवाब अलीवर्दी खान को हराया और बंगाल से भारी चढ़ावा लिया। द अगर आज के समय में रघुजी भोसले होते, मान लीजिए कि आज भी उसी तरह का संघर्ष है और रघुजी भोसले बंगाल में इस्लामीकरण रोकने के नाम पर प्रवेश करते। एन राजनीतिक असर। वे ममता बनर्जी की सरकार को सबसे बड़ा विरोधी मानते और सीधे शासन पलटने का प्रयास करते। स्थानीय हिंदू संगठनों और असंतुष्ट समुदायों को अपने पक्ष में खींच लेते। सैन्य परिणाम। रघुजी की नीति छापामार और तेज आक्रमणों की थी। वे पहले सीमावर्ती जिलों झारखंड, ओडिशा, बंगाल बॉर्डर पर धावा बोलते और फिर धीरे धीरे कोलकाता की ओर बढ़ते। मुस्लिम बहुल इलाकों और राजनीतिक सत्ता केंद्रों को सीधा निशाना बनाते। सामाजिक परिणाम। हिंदू जनता में एक तरह का आत्मविश्वास और जागरण आता, क्योंकि रघुजी धार्मिक व सांस्कृतिक संरक्षण को प्राथमिकता देते। लेकिन अल्पसंख्यकों और मुस्लिम समुदाय में भय, असुरक्षा और पलायन जैसी स्थिति बन सकती। आर्थिक असर। बंगाल की अर्थव्यवस्था भारी हद तक प्रभावित होती। रघुजी उस समय की तरह व्यापारिक बंदरगाहों और कर प्रणाली पर अपना नियंत्रण स्थापित करते। अंतिम परिणाम संभावित। अगर आज रघुजी भोसले जैसे नेतृत्व वाला सैन्य अभियान होता, तो बंगाल ममता बनर्जी की सत्ता से बाहर निकलकर हिंदू केंद्रित शासन की ओर झुक सकता था। लेकिन यह भी सच है कि 8वीं सदी में भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। ऐसे किसी आक्रमण को भारतीय संघीय ढांचे और संविधान के खिलाफ माना जाएगा और केंद्र सरकार व सेना देकर हालात संभाल लेती। यानी ऐतिहासिक दौर की तरह निर्णायक विजय संभव नहीं होती, पर सामाजिक राजनीतिक समीकरण जरूर बदल जाते। संक्षेप में, अगर रघुजी भोसले आज के बंगाल में सक्रिय होते, तो वे ममता शासन को उखाड़ फेंकने का प्रयास करते और हिंदू समाज को एकजुट करते। परंतु लोकतांत्रिक भारत की आधुनिक परिस्थितियों में उनकी रणनीति शायद राजनीतिक आंदोलन और सांस्कृतिक पुनर्जागरण में बदल जाती, न कि पूर्ण सैन्य विजय में। रघुजी भोसले केवल बंगाल में ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत और दक्षिण पूर्व भारत के कई इलाकों में अपने सैन्य अभियान चलाते रहे। उनकी टुकड़ियों का विस्तार विदर्भ से निकलकर काशी, मथुरा, कटिहार से उड़ीसा और यहाँ तक कि गोंडवाना तक हुआ। उनके अभियान मुख्यतः चढ़ाई, कर वसूली, चौथ सरदेशमुखी और देवस्थान मुक्ति पर केंद्रित थे। बंगाल के अलावा रघुजी भोसले की प्रमुख झड़पें। उड़ीसा कलिंग क्षेत्र। रघुजी भोसले ने कई बार उड़ीसा पर चढ़ाई की। उन्होंने कटक, पुरी और बालेश्वर के क्षेत्रों पर हमला कर मुगल और नवाब की सेना को हराया। जगन्नाथपुरी के मंदिर को मुगलों से मुक्त कराकर मराठों की सत्ता स्थापित की।